हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी का। तो हिंदी में हिंदी का विकास क्रम, हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं और अपभ्रंश के भेद। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। और ये टॉपिक हमारा पुलिस की भर्ती को लेके रहेगा, ठीक है ना। और पुलिस की भर्ती जो है वो लगभग आपका सितंबर के महीने में ही आने की उम्मीद है। अगस्त में तो शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन सितंबर में पुलिस की भर्ती आ जाएगी। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं। यानी लगभग आपका जो रहेगा हिंदी में कि हमारा लगभग 90 से लेके 95% तक हम हिंदी में ला सकते हैं। तो हिंदी को काफी मतलब तुम्हें सीरियस लेना है, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं हो जाएगी, क्योंकि यूपी पुलिस की हिंदी जो थोड़ी ज्यादा डीपली आती है। जितने भी मैंने एग्जाम देखे हैं, यूपी टेलपसी के हैं और भी कई एग्जाम हैं, उसमें हिंदी सबसे बढ़िया जो आती है वो यूपी पुलिस की आती है, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा? हिंदी का विकास क्रम, जो भी मैं आपको दो भागों में बांटूंगा। तो शुरुआत करते हैं हिंदी का विकास क्रम। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी के बारे में, हिंदी जो है, अगर इसके बारे में पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई थी। अब फारसी भाषा से कैसे हुई? तो यानी जो आपके ईरान के लोग, अरब के लोग जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था वो सिंध प्रदेश पर किया गया था। किस पर किया गया था? सिंध प्रदेश। तुम्हें पता होगा, सिंध का एक राजा था, इसका नाम था दाहिर। उस पर सबसे पहला जो सफल आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते थे, वो सिंध को हिंद प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंद प्रांत, यानी सिंध का हिंद बोलते थे। सा को ह, ध को द। अब इन्होंने क्या किया, बाद में इसमें ई प्रत्यय लगा दिया, तो ये कौन सा शब्द बन गया? हिंदी। तो ये हिंदी एक भाषा हो गई, हिंद यानी देश का नाम हो गया। और इसमें आपका हिंद में बड़े ऊ का प्रत्यय लग गया। किसका? बड़े ऊ का। तो ये हो जाएगा हिंदू। तो हिंदू यहाँ के रहने वाले लोग थे, हिंदी यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा थी, और हिंद इस देश का नाम था। और उसके आसपास का एक महासागर था जिसको उन्होंने नाम दिया था हिंद महासागर। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी भाषा से हुआ है। तो यहां से आपको ये पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अब यहां पर देखना, बात करते हैं कि हिंदी जो है वो आकृति और स्वरूप के आधार पर किस प्रकार की भाषा है। आकृति और स्वरूप। तो आकृति और स्वरूप के आधार पर हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक यानी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। कैसी है? विश्लिष्ट। तो वियोगात्मक या विश्लिष्ट या शिष्ट भाषा है, ठीक है ना। वियोगात्मक ये है कि हिंदी में लिखते समय इसमें आपके कारक चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत जो है वो योगात्मक भाषा है, ठीक है ना। और हिंदी कैसी है? वियोगात्मक भाषा है। विश्लिष्ट यानी शिष्ट भाषा है। हिंदी एक शिष्ट भाषा है। इसमें अगर देखा जाए तो, अगर अपने बड़ों से बातचीत की जाएगी, जो बोलेंगे पापा आ रहे हैं यानी पिताजी आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में जाओगे तो सभी के लिए यू शब्द का प्रयोग होगा, होगा नहीं होगा? तू के लिए चाहे बड़ा हो या छोटा हो यू ही बोलेंगे। लेकिन हम जो है हिंदी में बड़े के लिए आप शब्द का प्रयोग कर दो शिष्टाचार में, ठीक है। बराबर का व्यक्ति है उसके लिए तुम बोल दो। लेकिन तू जो है ये थोड़ी भाषा अजीब देखी जाती है। तो हिंदी कैसी भाषा है आपकी? शिष्ट है या विश्लिष्ट है, ठीक है ना। उसके अलावा हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। तो हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी आपकी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अब ये राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर होता है वो समझना। राजभाषा किसी भी राज्य के कामकाज की भाषा होती है। जैसे मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत में राजभाषा क्या थी? तुर्की थी। अंग्रेजों की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। उसी तरीके से भारत की राजभाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी है। अब राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा उसे बोलते हैं जो भाषा उस देश में प्रत्येक नागरिक के द्वारा समझी जाए, लिखी जाए, बोली जाए। लेकिन हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में मात्र जो है 43.63% है। तो हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन कितने परसेंट लोग? 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जिस देश में 100% जनसंख्या आपका उस भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना जानती है, उसे हम राष्ट्रभाषा बोलेंगे। तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा। हिंदी को हम जो है, हिंदी को संपर्क भाषा भी, संपर्क, तो हिंदी को संपर्क भाषा भी बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हिंदी भारत की भाषा है राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा
स्थानीय भाषा, तो कैसी भाषा है, संपर्क भाषा। अगर संपर्क भाषा ऑप्शन में नहीं हुआ तो आपका हो जाएगा राजभाषा। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदी जो है विश्व में बोलने के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, ठीक है ना। हिंदी यानी पहले नंबर पर जो है वो है अंग्रेजी, तो विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर जो है वो है आपकी मंदारिन, मंदारिन यानी चीनी भाषा, तो दूसरे नंबर पर चीनी भाषा है। और तीसरे नंबर पर आती है आपकी हिंदी। तो विश्व में अगर देखा जाए तो हिंदी कौन से नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है। भारत में देखा जाए तो हिंदी कौन से नंबर पर आती है, पहले नंबर पर आती है। और भारत में हिंदी के बाद भारत में दूसरी भाषा जो है वो कौन सी है, वो बांग्ला है। और तीसरी भाषा कौन सी है, मराठी है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, दूसरे पर बांग्ला है, तीसरे पर मराठी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है इनमें से भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर ऑप्शन में आपका हिंदी नहीं हुआ तो ऑप्शन में आपका बांग्ला होगा। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी पैट के एग्जाम में पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। कितने परसेंट बताई थी मैंने, 43.63%, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। हिंदी जो है अगर ये पूछा जाए कि किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो हिंदी भारोपीय, ठीक है ना। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। यानी भाषा परिवार कौन सा है, भारत प्लस यूरोपीय, भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। और इस भाषा परिवार को बोला जाता है आर्य भाषा परिवार। तो हिंदी जो है आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। कौन सी भाषा, हिंदी, ठीक है ना। हिंदी जो है इसकी लिपि जो है वो है आपकी देवनागरी, ध्यान रखना, देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है ना वो ब्राह्मी लिपि से हुई है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी लिपि, यानी सब भारत में जो भी लिपियां जन्मी है वो आपकी किस लिपि से जन्मी है, तो किससे है, आपकी ब्राह्मी लिपि से। तो देवनागरी का जन्म भी किस लिपि से हुआ है, आपका ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से किधर लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं लिखी जाती है ना। मैं लिख रहा हूं यहाँ बाएं से दाएं लिख रहा हूं, तो ये लिपि आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके अलावा आगे देखते हैं। अब ये जो भारोपीय भाषा परिवार है ये भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है, ठीक है ना, सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भाषा परिवार जो है कितने हैं, 4। तो भारत में भाषाओं को कितने भाषा परिवार में बांटा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 4 भाषा परिवार। देखते चलना, 4 भाषा परिवार में पहला जो भाषा परिवार है वो है आपका भारोपीय। कौन सा है, भारोपीय, या फिर इसे बोला जाता है आर्य भाषा परिवार, ठीक है ना। तो आर्य भाषा परिवार जो है या भारोपीय भाषा परिवार जो है यह भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। कौन सा, आर्य या भारोपीय भाषा परिवार। इस भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं जैसे हिंदी है, देखते चलना, हिंदी है, ठीक है ना, संस्कृत है, इसी में आपकी क्या नाम है, कश्मीरी आ जाती है, इसी में उर्दू आती है, इसी में आपकी पंजाबी है, ठीक है ना, इसी में सिंधी भाषा भी आ जाती है। कौन सी आ जाती है, सिंधी आ जाती है। इसी में गुजराती भाषा है, गुजराती, मराठी, ठीक है ना, गुजराती, मराठी। इसी में कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है ना, कोंकणी भाषा वो आ जाती है। कोंकणी के अलावा इसमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, बांग्ला, उड़िया, असमिया, नेपाली, ठीक है ना, मणिपुरी, मणिपुरी आदि। तो जितनी भी आपकी भाषाएं हैं जो उत्तर भारत में बोली जाती हैं, पूर्वी भारत में बोली जाती हैं, वो ज्यादातर भाषाएं आपकी किस में आ रही हैं, आर्य भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार में शामिल हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा भाषा परिवार है, लगभग आपका 73% भाषाएं जो हैं इसी भाषा परिवार में आती हैं, ठीक है। दूसरा जो भाषा परिवार है वो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा कहलाएगा आपका, द्रविड़ भाषा परिवार। और द्रविड़ भाषा परिवार में जो भाषाएं हैं वो है केवल 4। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये तो ये बनेगा कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है या है, या फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है या नहीं है। अगर ये सब भाषाएं आप याद न कर पाओ
तो द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं याद कर लो। पहली है मलयालम, दूसरी है कोंकणी, और तीसरी है, सॉरी कोंकणी को, मलयालम, कन्नड़, ठीक है ना, तमिल, और चौथी हो जाएगी तेलुगु। तो ये 4 भाषाएं जो आती है ना वो द्रविड़ भाषा परिवार में आती है, जो दक्षिण भारत की भाषा है। द्रविड़ मतलब भारत के जो मूल निवासी है ना वो द्रविड़ जो है प्रजाति से संबंधित है। अगर आपसे कभी भी जीएस में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मूल के जो लोग हैं मुख्य रूप से वो किस मतलब प्रजाति से हैं, तो वो द्रविड़ प्रजाति से हैं। आर्य जो थे ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है ना। तो मूल रूप से जो भारतीय है ना वो द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। तो दक्षिण भारत में शुद्ध आपकी द्रविड़ प्रजाति के लोग निवास करते हैं, जिनमें जो भाषाएं हैं वो मलयालम है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है। तीसरा भाषा परिवार जो है इसका नाम है ऑस्ट्रिक, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन तो आने से रहा, आता ही नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो कहलाएगा, इसमें कौन सी भाषा आएंगी, तो इसमें वो भाषाएं आएंगी जो जनजाति परिवार से भाषाएं संबंधित हैं, जैसे आपकी संथाली है, कुकी है, बोडो है, ये जनजातीय भाषाएं हैं। तो जनजातीय भाषाएं जितनी भी भारत में आती हैं वो सारी की सारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आ जाती हैं, ठीक है ना। चौथा जो भाषा परिवार है जिसका नाम है चीनी तिब्बती। तो चीनी तिब्बती जो भाषा परिवार है इसमें जो है पहाड़ी, जैसे आपका कुछ भाषाएं सिक्किम की हैं, अरुणाचल प्रदेश की हैं, कुछ लद्दाख में हैं, तो वो भाषाएं आपकी जो हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार में आती हैं। तो कितने भाषा परिवार हो गए, 4। सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, निम्न में से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है या नहीं, या इनमें से कौन सी भाषा जो है वो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है या नहीं। अगर इनका तुम याद ना कर पाओ तो मैंने फिर बोला था 4 भाषाएं याद करनी है, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है ना। इनमें से इसे छोड़ दें तो बाकी की जितनी भाषाएं आएंगी वो सारी की सारी आर्य भाषा परिवार में आ जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगले टॉपिक की ओर इसमें बढ़ते हैं। अब इसमें आता है कि हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ था, ठीक है। हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ था। देखो अगर किसी को कोई दिक्कत आए ना वो कमेंट में आप बता देना, ठीक है ना। और इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने हिंदी कंप्लीट कर ली तो आपके लगभग 35 से 36 नंबर कंफर्म है और ये स्कोरिंग मार्क रहता है, ठीक है। हिंदी तो आपका ये 10 मिनट में 15 मिनट में जो है आप पूरी हिंदी कर सकते हो, ठीक है। टाइम की बचत प्लस नंबर, है ना, ठीक है। तो हिंदी का अगर विकास क्रम देखा जाए तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि हिंदी का क्या है विकास क्रम, देखते जाना। हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहला जो आता है वो संस्कृत आती है। संस्कृत भाषा जो है ये लगभग आपका 1500 ईसा पूर्व से शुरू मानी जाती है, क्योंकि भारत में जो वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई है ना, आर्य सभ्यता की शुरुआत वो 1500 ईसा पूर्व में हुई है। कब हुई है, 1500 ईसा पूर्व में। तो संस्कृत जो थी ये 1500 ईसा पूर्व से लगभग आपकी 500 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है ना। अब इस संस्कृत को भी 2 भागों में बांट दो, ठीक है ना। पहली संस्कृत आपकी है वैदिक, ठीक है ना, और दूसरी संस्कृत जो है इसका नाम है लौकिक। तो 2 संस्कृत हो जाएंगी, वैदिक संस्कृत जिसमें आपके वेद लिखे गए थे, लौकिक संस्कृत जिसमें आपके पुराण लिखे गए थे, और दोनों से संबंधित एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है पाणिनि। तो पाणिनि जो थे इन दोनों के कवि थे, ठीक है ना, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत है, दूसरी लौकिक संस्कृत है, और वैदिक संस्कृत का जो समय है ना वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाएगा, ठीक है। और लौकिक जो संस्कृत है इसका जो समय माना जाएगा वो आपका 1000 से लेके कितना हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व। तुम्हें ध्यान रखना है एग्जाम में कभी भी डेट नहीं पूछी जाती है। हाँ ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि संस्कृत की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो भारत में संस्कृत की जो शुरुआत हुई थी वो 1500 ईसा पूर्व में ही हुई थी, जब भारत में आर्य आए थे। यह क्लियर है। अगली भाषा का जो विकास हुआ था संस्कृत के बाद, दूसरी भाषा थी जिसका नाम था पाली। और पाली भाषा का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से कितना हो जाएगा, 1 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। और पाली के जो प्रसिद्ध जो कवि थे, वो कवि तो कोई नहीं है खैर, लेकिन पाली भाषा में महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए। तो अगर ये पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में, ठीक है। पाली भाषा के बाद अगली जो भाषा है तीसरी जो आती है आपकी प्राकृत।
और प्राकृत भाषा का जो समय है वो है आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ठीक है ना। और प्राकृत भाषा में सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे ना, उनका नाम था महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो थे, कौन थे? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी ने लगभग आपका प्राकृत भाषा में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो भाषा आएगी, चौथी भाषा, जिसका नाम है आपका अपभ्रंश। तो अपभ्रंश जो भाषा है, इसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ठीक है ना। और अपभ्रंश भाषा के कवि थे जिसका नाम था स्वयंभू। तो स्वयंभू जो थे, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि। ध्यान रखने, क्वेश्चन आता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। क्योंकि स्वयंभू जो थे, इन्होंने एक रचना की थी पौमचरित। ध्यान रखना, किसकी रचना की थी? पौमचरित की रचना की थी, जो एक राम काव्य था। क्या था? राम काव्य था। तो पौमचरित की रचना किसने की थी? स्वयंभू ने की थी। किस भाषा के कवि थे? अपभ्रंश भाषा के कवि थे, ठीक है ना। और ये राम काव्य था कौन सा? पौमचरित। तो ये आपका अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी चला। फिर क्या हुआ? हिंदी का विकास आया। लेकिन हिंदी से पहले एक बीच में भाषा आई जिसका नाम था अबहट्ट। क्या नाम था? अबहट्ट। समझ में आ रहा है ना। तो अबहट्ट जो है, इसे हिंदी और अपभ्रंश के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है, जो लगभग 900 ईस्वी से लेके 1100 ईस्वी के बीच का समय, लगभग 200 वर्षों का। किसका? अबहट्ट। और अबहट्ट में जो सिद्ध कवि थे, ठीक है, जिसमें नाथ संप्रदाय भी था, सरहपा भी थे। तो सरहपा जो थे, इनका नाम था सरहपा। तो सरहपा को हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। हिंदी का पहला कवि या आदि कवि। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी का आदि कवि किसे बोलते हैं, हिंदी का पहला कवि किसे बोलते हैं? इनका नाम था सरहपा। और सरहपा ने एक रचना की थी, इसका नाम था दोहा कोश। क्या नाम था? दोहा कोश। तो दोहा कोश की रचना अपहट्ट भाषा में किसने की थी? सरहपा ने। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सरहपा जो थे, ये हिंदी के कैसे कवि थे? पहले कवि, यानी आदि कवि माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं शब्द हिंदी का हटा दूं, सीधा बोल दूं कि आदि कवि की संज्ञा किसको दी गई है, तो आदि कवि की संज्ञा दी गई है वाल्मीकि को। तो आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। और हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? सरहपा को, जिन्होंने दोहा कोश की रचना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। पहला कवि आदि माने होता है पहला, यानी प्रारंभ, ठीक है। अब अबहट्ट के बाद जो भाषा आई थी, उसका नाम क्या था? हिंदी। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। अब हिंदी का जो समय है वो 1100 से शुरू होगा और ये चलेगा अब तक। एग्जाम में ये डेट आती है, ध्यान रखना कि हिंदी की शुरुआत कब से मानी गई है? 1100 ईस्वी से मानी गई है। संस्कृत की शुरुआत कब से मानी गई है? 1500 ईस्वी से मानी गई है। और हिंदी भी आपके 3 प्रकार की हो जाएगी। प्राचीन हिंदी, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो प्राचीन हिंदी, यानी प्राचीन हिंदी जो है, इसका समय आपका 1100 से लेके 1400 ईस्वी है। तो प्राचीन हिंदी का समय कब से कब तक है? 1100 से लेके 1400 ईस्वी तक है। दूसरी हिंदी है जिसका नाम है मध्यकालीन। तो मध्यकालीन हिंदी जो है, इसका समय लगभग आपका 1400 से लेके 1850 ईस्वी तक चलेगा। और तीसरी हिंदी जो है, जिसे बोलते हैं आधुनिक हिंदी। तो ये जो काल है वो है आधुनिक हिंदी का। और आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है आपकी 1850 से कब तक? अब तक। अब एक चीज ध्यान रखना, आधुनिक हिंदी की शुरुआत की डेट पूछी जाती है 1850 में है, हिंदी की डेट पूछी जाती है 1100 में है, और संस्कृत की डेट पूछी जाती है 1500 ईसा पूर्व में है। ये 3 डेटें एग्जाम में आती है, बाकी का कोई मतलब नहीं है जो एग्जाम में आपसे पूछे, ठीक है ना। आपको ये 3 बाकी याद करना है तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में 3 डेट ही बनेगी। संस्कृत की शुरुआत 1500 ईस्वी, हिंदी की शुरुआत 1100 ईस्वी, और आधुनिक हिंदी की शुरुआत 1850 ईस्वी। और जो भारतेंद्र युग है ना, भारतेंद्र युग, उसे आपका आधुनिक हिंदी की शुरुआत ही माना जाता है। तो इस तरीके से हिंदी का विकास हो गया। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट्ट, फिर हिंदी। हिंदी में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो ये आपका पूछा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? आपसे पूछा जाएगा हिंदी की आद्य जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका इसी तरीके से आएगा और इसमें आंसर आपका अपभ्रंश ही होगा। समझ में आ रहा है ना।
अगर आपसे पूछा जाए हिंदी और अपभ्रंश के बीच के संक्रमण काल को, किसको, संक्रमण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है अबहट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अबहट्ट कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। इनका क्रम ध्यान रखना, ठीक है। संस्कृत के कवि थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है, जो पहला व्याकरण ग्रंथ भी था। किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी 8 अध्याय, तो अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वो पाणिनि ने की थी, और ये पहला आपका व्याकरण ग्रंथ भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए थे, इनके जो ग्रंथ हैं पाली भाषा में भी लिखे गए थे। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे, और जैन धर्म की जो भाषा थी वो आपकी प्राकृति थी। अपभ्रंश में स्वयंभू थे, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का क्या बोला जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है, ध्यान रखना ये चीजें। अबहट्ट में आपका सरहपा जो थे, इन्हें हिंदी का आदि कवि कहा जाता है, ठीक है ना। और हिंदी में तो आपका प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इस तरीके से ये हिंदी का विकास हो गया। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, हटाएं अब इसको, ठीक है। अब इसमें देखना, अब एक टॉपिक आता है आपका अपभ्रंश के भेद। तो अपभ्रंश के जो है 6 भेद हैं, ठीक है ना, देखते चलना। अपभ्रंश के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं, ठीक है। तो यहां मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आपका नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो। अपभ्रंश के भेद। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताना, बस थोड़ा राइटिंग खराब है, मैं आपको क्लियर बोल दे रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर शब्द बढ़ाना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है, कोई भी क्लियरिटी जो है नहीं आ रही है तो मुझे आप जो है कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो अपभ्रंश के जो भेद हैं कितने हैं, 6 हैं। पहला जो है वो है आपका सौर सैनी, समझते चलना। सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश का जो भेद है, इसमें जो उपभाषाएं आती हैं उनमें एक आती है गुजराती, ठीक है ना। गुजराती इसी में आ जाएगी, इसी में आएगी, इसका नाम है राजस्थानी। तो राजस्थानी भी इसी में आएगी, और इसी में आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ मुझे कि सौर सैनी जो है इसमें कौन कौन से अब वो सॉरी सौर सैनी में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं, तो गुजराती आती है, राजस्थानी आती है और हिंदी आती है। जब आगे हम पहुंचेंगे, ठीक है ना, जब आगे हम पहुंचेंगे तो उसमें जब आपकी राजस्थानी में 4 बोलियां आती हैं, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। उसी तरीके से हिंदी जो आपकी पश्चिमी हिंदी है उसमें आपकी 5 बोलियां आती हैं, जैसे आपकी हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। तो उनमें ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये बताओ हमें कि ब्रजभाषा किस अपभ्रंश का भेद है। तो ब्रजभाषा किस में शामिल है, पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी किस में शामिल है, सौर सैनी में। तो ये बताओ ब्रजभाषा किस में चली जाएगी, सौर सैनी में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सौर सैनी में आपका गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी। दूसरा जो है जिसका नाम जिसे बोलते हैं अर्ध मागधी। तो अर्ध मागधी में आपकी जो भाषाएं आएंगी, सॉरी उपभाषाएं आएंगी, वो आती है आपकी पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, जिसे मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आपका मगधी है, सॉरी अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, बघेली है। तो ये सब पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी किसमें, अर्ध मागधी में। तीसरा जो भेद है इसका नाम है मागधी। मागधी में जो है, मागधी में आती हैं बिहारी, ध्यान रखना, बिहारी, उड़िया, ठीक है ना, बांग्ला और असमिया, बांग्ला और असमिया। तो ये जो आएंगी ये किस में आएंगी, आपकी मागधी में आएंगी। अर्ध मागधी में कौन कौन सी आ रही हैं, अर्ध मागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आ रही है केवल, और मागधी में आपकी बिहारी है, बांग्ला है, असमिया है और उड़िया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। चौथा अपभ्रंश का जो भेद है वो है आपका, जिसका नाम है खस। और खस में जो आएगी वो पहाड़ी आएगी, ठीक है। पहाड़ी में आपकी 2 आती हैं, कुमायूनी और गढ़वाली, देखते चलना। पांचवा जो है वो भेद है आपका ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण बोलते हैं या से पैसाची कहा जाता है। और पैसाची में जो आएगी, यानी ब्राह्मण पैसाची में आती है, वो एक तो आएगी आपकी पंजाबी, ठीक है ना, और एक आएगी सिंधी भाषा। पैसाची इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल में जो अफगानिस्तान वगैरह में, सिंध वगैरह में जो लोग रहते थे उनको पिशाच के नाम से जाना, पिशाच बोलते थे, तो उनके द्वारा बोली गई भाषा को पिशाची मतलब पिशाची कहा जाता था, ठीक है ना। छठवां जो है वो है महाराष्ट्री।
तो महाराष्ट्री में जो आएगा वो क्या आएगा आपका, वो भाषा आ जाएगी मराठी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अपभ्रंश के कितने भेद हो गए, 6 हो गए, जिनमें से तुम्हारे एग्जाम में जो है केवल जो आपके हैं तो सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन हमें इसमें उपभाषाएं कितनी पढ़नी है, 5 पढ़नी है। पहली राजस्थानी, दूसरी पश्चिमी हिंदी, तीसरी पूर्वी हिंदी, चौथी बिहारी और 5वीं पहाड़ी। ये हिंदी की आपकी उपभाषाएं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। स्वर श्रेणी में गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, आर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, खस में पहाड़ी आ जाती है, ठीक है ना। ब्राह्मण में या पैसाची जो है वो पंजाबी या सिंधी है, और महाराष्ट्री में कौन सी है आपकी, मराठी है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब इसमें आएगा आपका हिंदी में बोलियां और उपभाषाएं कितनी हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में बोलियां कितनी है, तो हिंदी में बोलियां 17 हैं। कहीं कहीं 18 भी लिखा होता है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, 18 भी लिखा होता है, लेकिन एग्जाम में आपका 17 ही सही होगा। 18वीं बोली थी जिसे बोलते थे दक्कनी हिंदी, जो दक्कन क्षेत्र में बोली जाती थी मुगल काल में, लेकिन अब उस हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपकी उसे शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या है, उपभाषाएं, उपभाषा, और क्या है, बोलियां। तो हिंदी में अगर पूछा जाए उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं, बोलियां कितनी हैं, 17 हैं। ध्यान रखना, उपभाषाएं कितनी हैं, 5 हैं, बोलियां कितनी हैं, 17 हैं, ठीक है ना। उपभाषाओं में सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो राजस्थानी की बात करूंगा, ठीक है ना। राजस्थानी जो है इसमें 4 बोलियां आती हैं, ध्यान रखना। पहली है जिसे बोलते हैं पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, और पूर्वी राजस्थानी को बोला जाता है जयपुरी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, जयपुरी बोला जाएगा, या इसे बोला जाएगा ढूढ़ारी, ठीक है, ढूढ़ारी भी बोला जाएगा, ठीक है ना, ढूढ़ारी, या फिर आपका जयपुरी बोला जाएगा, जो जयपुर में बोली जाती है। दूसरी है जिसे बोलते हैं पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी को बोला जाता है मारवाड़ी, ठीक है। अब ये जो राजस्थान में जो नाम है ना, मारवाड़ पश्चिम में पड़ेगा तो ई लग गया, मारवाड़ी हो गया, जयपुर पूरब में पड़ेगा तो ई लग गया, जयपुरी हो गया। उसी तरीके से अगली है उत्तरी राजस्थानी, देखते चलना, और उत्तरी राजस्थानी को बोल देते हैं मेवाती। अब राजस्थान के उत्तर में और हरियाणा के दक्षिण में पड़ता है मेवात, राजस्थान के उत्तर में और हरियाणा के दक्षिण में क्या पड़ता है, मेवात पड़ता है। बड़ी का प्रत्यय लग गया, ये हो गई भाषा आपकी मेवाती। बड़ी का प्रत्यय लगेगा, जैसे मैं बोलूं, ये बताओ मुझे, आपका मराठा है, ई लगा दो, मराठी हो गया। चीन है, ई लगा दो, चीनी हो गया, है ना। अंग्रेज है, ई लगा दो, अंग्रेजी हो गया, है ना। हिंद है, ई लगा दो, हिंदी हो गया। तो उसी तरीके से वो सब पर आ रहा है, जयपुर ई, जयपुरी, मारवाड़ प्लस ई, मारवाड़ी, मेवात प्लस ई, मेवाती, ठीक है ना। उसके बाद अगली जो बोली है इसका नाम है दक्षिणी राजस्थानी, और दक्षिणी राजस्थानी में जो आएगी वो आएगी आपकी मालवी। अब ये मालवा का जो पठार है ना, मालवा का पठार, ये राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है और मध्य प्रदेश के उत्तर में पड़ता है ना। नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। उत्तर में आपका कौन सा आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा आपका मालवा, और दक्षिण में हो जाएगा आपका दक्कन का पठार, किसके, नर्मदा नदी के। तो ये राजस्थान के दक्षिण में मालवा का पठार है, बड़ी की मात्रा लगी तो कौन सी होगी, मालवी। तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी, ये आपकी 4 बोलियां हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 4 बोलियां, देखते चलना, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखते हैं, राजस्थानी के बाद, मैं इसे साफ कर रहा हूं, राजस्थानी के बाद अगली जो आपका उपभाषा है ना, वो है दूसरी, जिसे बोलेंगे पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी जो भाषा है इसमें आपकी 5 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं, 5। एक है आपकी हरियाणवी। अब हरियाणवी जो है ये हरियाणा में बोली जाती है और इसको बांगरू कहते हैं। बांगरू बड़ी ऊटपटांग भाषा है, खड़ी बोली है, ठेठ खड़ी बोली है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्यार से भी बात कर रहा होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि चिल्ला के बात कर रहा है, यानी थोड़ा डरा रहा है हमें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका तूतरा के बात बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी भाषा ही आपकी ऐसी है। दूसरी जो भाषा है इसका नाम है आपका खड़ी बोली। अब ये खड़ी बोली है ना, ये आपकी मेरठ की सबसे शुद्ध खड़ी बोली है, और मेरठ पड़ता है कोरब, मतलब जो आपका हस्तिनापुर था, तो इसे हम जो है कोरवी भी बोल देंगे। तो क्वेश्चन आता है कोरवी किसे कहा जाता है, खड़ी बोली को। अब ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली कहा जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये आते हैं
कि बताओ खड़ी बोली कहाँ बोली जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आपके एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस आपको समझना है। और मैं बता दूं हिंदी जो है फॉर्मूले, अभी तो फिलहाल में ये हिंदी का विकास क्रम करा रहे हैं। जब आप विशेषण पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे, कारक पढ़ोगे, क्रिया पढ़ोगे, तो वहां जाने के बाद नियम अपनी जगह पर है, लेकिन जिस जगह नियम भी खत्म हो जाते हैं वहां पर हिंदी केवल आपका किससे चलता है? केवल एक अनुमान से। ध्यान रखना, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। कोई बोलेगी नहीं आपका सब कुछ फॉर्मूले पे ही चलेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। हिंदी जो है ज्यादातर अपने अनुभव के आधार पर चलती है और अपने जो है एक तरीके देखा जाए अनुमान के हिसाब से चलती है, जब आपके फॉर्मूले भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, हिंदी जो है केवल आपको फील करनी है, और हिंदी इतना सरल सब्जेक्ट है कि आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो खड़ी बोली, कोरबी, अब ये बोली कहाँ जाती है? आप जो है जो अलीगढ़ को छोड़ दो, उत्तर में चले जाओ। अलीगढ़ के उत्तर में पूरी बेल्ट आपकी, देहरादून वगैरह पूरा चले जाओ। ठीक है, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ है ना तुम्हारा, मेरठ है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, ऊपर क्या नाम है उसका, रामपुर है। ठीक है ना, रामपुर है, देहरादून है, ये पूरी ऊपर की जितनी भी बेल्ट है वो सब में आपकी खड़ी बोली ही बोली जाती है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में जिला भी पूछा जाए, लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा लगे हुए जिले ही पूछेंगे। एक जिला ऐसा होगा जो पूरब में होगा, एक होगा पश्चिम में। ठीक है ना, तो आपको उसमें पूछा इसमें किस में नहीं बोली जाती। ठीक है, दूसरी भाषा है आपकी ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा जो है इसे काव्य भाषा बोला जाता है। काव्य, बड़ी प्यारी भाषा है, बड़ी मीठी भाषा है ब्रज भाषा। मथुरा में जाओ तो बड़ी अच्छी भाषा लगती है, जब वहां के लोकल लोग जो बोलते हैं ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बोलते हैं, लल्लू कहाँ जा रहे हो, लल्लू कहाँ जा रहा हुआ है ना, जैसे लाली बोलेंगे, लाला बोलेंगे, बड़ी प्यारी भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, तो कृष्ण काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। अब ये बोली कहाँ कहाँ जाती है? एक तो आप चले जाओ मथुरा से, इधर चले जाओ, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, है ना, आगरा है, फिरोजाबाद है, एटा है, मैनपुरी है, अलीगढ़ है, हाथरस है, कासगंज है, बदायूं है, बरेली है, ये पूरी जो बेल्ट जाएगी उसमें आपकी ब्रज भाषा बोली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? तीसरी भाषा जो है इसका नाम है कन्नौजी। ठीक है, अब कन्नौजी जो भाषा है ये कन्नौज के आसपास ही बोली जाएगी। कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, है ना, ये आपका कानपुर का भी कुछ हिस्सा हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में आपके इधर चले जाओ, क्या नाम है, जो फर्रुखाबाद वगैरह, इधर चले जाओ आप उत्तर में, लखीमपुर खीरी तक जो है, वहां पर आपकी कन्नौजी बोली जाती है। अगली जो भाषा है जिसका कितनी हो गई आपकी? 4 हो गई ना, पांचवी है जिसका नाम है बुंदेली। अब ये बुंदेली बुंदेलखंड में ही बोली जाएगी। बुंदेली भाषा जो है ये बीर रस की भाषा है। ध्यान रखना, बीर रस की भाषा है। अपने लोकल क्षेत्र में आला वगैरह जो होती है बुंदेलखंड में, बड़ा लोकगीत है आला। तो आला जो है जब ये गाई जाती है तो उसमें एकदम जोश उत्पन्न होता है। ठीक है, किसमें? बुंदेली भाषा में। तो ये बीर रस की भाषा है। बुंदेली आपका बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड कहां पर है? जैसे ललितपुर है, झांसी है, महोबा है, हमीरपुर है ना, जालौन है, बांदा है, चित्रकूट है। तो इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। तो वो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हो गई आपकी? 5 हो गई। राजस्थानी में कितनी बताई थी मैंने? 4 बताई थी। कुल मिला के अब कितनी हो गई? 9 हो गई। देखते चलना, कुल मिला के कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं ना, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए लोग हैं तो। ठीक है, तो और बता देना, अगर कोई कमी तुम्हें लगे तो बताते जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली जो भाषा है, सॉरी उपभाषा है, वो है पूर्वी हिंदी। अब ये पूर्वी हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आती हैं। एक तो आती है अवधी। अवध क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। अवध में आपका जो राम काव्य था, रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो लिखा गया था वो अवधी भाषा में लिखा गया था। अवधी मतलब लखनऊ के आसपास का क्षेत्र, लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, अमेठी है, रायबरेली है, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है इसके आसपास का, वहां कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, किसमें शामिल है? पूर्वी हिंदी में। अगला पॉइंट अगर देखा जाए इसमें, तो अगली आपकी है जिसका नाम है बघेली। अब ये बघेली बघेलखंड में बोली जाती है। और बघेलखंड कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन कुछ हिस्सा सोनभद्र मिर्जापुर में भी पड़ जाता है। तो ये सोनभद्र मिर्जापुर में भी लगभग आपकी बघेली बोली जाती है, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा बहुत क्षेत्र पड़ेगा। ठीक है, तीसरी जो है इसका नाम है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी आपकी छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है। किसमें? आपकी पूर्वी हिंदी में। और पूर्वी हिंदी जो है वो किसमें है? वो आर्ध मागधी में है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सभी आर्ध मागधी में चली जाएंगी। पूर्वी हिंदी जब आर्ध मागधी में जा रही है तो ये तीनों भी आर्ध मागधी में ही जाएंगी, अपभ्रंश के भेद में। अगली है बिहारी। तो बिहारी में ही लिख दे रहा हूं। इसमें कितनी हो गई? 3 हो गई। 9 पहले थी, 4 प्लस
5, तो 9 पहले थी, 3 ही हो गई, ठीक है। बिहारी जो है, बिहारी में 3 आती हैं, एक आती है भोजपुरी। अब ये भोजपुरी जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है, ध्यान रखना। इसमें पूरी की पूरी एक फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह है, फिल्में भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो भोजपुरी आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाती है, जैसे गोरखपुर वगैरह है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, है ना, आपका वाराणसी वगैरह है। तो इन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी आपकी भोजपुरी है। उसके अलावा अगली जो है वो है आपकी मगही। मगही जो थी ये मगध की भाषा थी जो बिहार में है। और एक है मैथिली। मैथिली जो है ये आपकी बिहार में है, ठीक है। मिथिला नाम से एक राज्य था, किनका था, सीता के पिता का इनका नाम था जनक, है ना, जनक ही था, तो उनका राज्य था। तो मैथिली यानी मिथिला नरेश जो थे, तो उनकी पुत्री का नाम सीता था, तो ये ई की मात्रा लगी तो ये मैथिली हो गई, ठीक है ना। तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये कहां बोली जाती है, ये आपकी बिहार में बोली जाती है ज्यादातर, और ये यूपी में बोली जाती है आपकी भोजपुरी। तो 3 ये हो गई। अब इसमें एक 25 का नाम है पहाड़ी। तो पहाड़ी में 2 भाषाएं हैं, कुमाऊनी और दूसरी है गढ़वाली। ये पहाड़ी उत्तराखंड में बोली जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी 2। तो अगर देखा जाए तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 2 17। तो हिंदी में अगर आपसे बोलियां पूछी जाए तो कितनी हो जाएंगी, 17 हो जाएंगी। उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं आपकी 5 हैं। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा हिंदी का विकास क्रम, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां और अपभ्रंश के भेद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो इसे लाइक जरूर कर देना, ठीक है, थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अगर वीडियो में कोई अगर आपको कमी लगी, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे उसमें कमेंट करके बता सकते हो। तो अगली वीडियो में जो मैं कोशिश करूंगा उसे सुधारने की, ठीक है। थोड़ी लाइट वगैरह कम लग रही होगी, ठीक है ना, तो उसकी आप टेंशन मत लेना, वो धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। तो अगला जो टॉपिक रहेगा कल हमारा, वो रहेगा आपका वर्णमाला का। और वर्णमाला इतनी अच्छी तरह समझाएंगे कि आपको कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं आपसे बोल दे रहा हूं। कैसी भी वर्णमाला आ जाए, ठीक है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ऐसा नहीं किसी से मतलब पीडीएफ वगैरह से पढ़ा रहा हूँ कि लगातार चल ही रहा है चल ही रहा है, ठीक है, उसमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं मैं अपना चल ही रहा हूँ। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताऊंगा उसमें, और बिल्कुल आपकी समझ में आएगा, ठीक है। भूल जाना कि हिंदी समझ में नहीं आती, हिंदी आपको क्लियर समझ में आएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।